नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। खबरों को विस्तार से जानें उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस पर। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन भारत दौरे पर आज पहुंचेंगे नई दिल्ली। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात में आपसी हित के मुद्दे पर होगा विचार विमर्श। लेक्स फ्रिडमैन के साथ प्रधानमंत्री मोदी का एआई पॉडकास्ट साक्षात्कार आज शाम होगा प्रसारित। हिमालय में बिताए गए समय और सार्वजनिक जीवन समेत कई मुद्दों का जिक्र। सुनीता विलियम्स के अंतरिक्ष से धरती पर जल्द हो सकती है वापसी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचा नासा का क्रू 10। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका में तूफान ने मचाई तबाही। अब तक 26 लोगों की मौत। लोगों को सबसे अधिक प्रभावित मिसौरी प्रांत छोड़ने की सलाह। नई दिल्ली फिट इंडिया कार्निवल का आज होगा आगाज। अधिक स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली के प्रति जागरूक करने पर होगा फोकस। और सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के भारत दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन आधिकारिक भारत यात्रा पर आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री का पदभार संभालने के बाद क्रिस्टोफर लक्सन की यह पहली भारत यात्रा है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के साथ इस यात्रा में उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी मौजूद रहेगा। इस प्रतिनिधि मंडल में मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, व्यवसायी, मीडिया प्रतिनिधि और न्यूजीलैंड में रह रहे प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्य शामिल होंगे। कल क्रिस्टोफर लक्सन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान दोनों के बीच भारत न्यूजीलैंड संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन 17 मार्च को नई दिल्ली में मुख्य अतिथि के रूप में 10वीं रायसीना वार्ता 2025 के उद्घाटन सत्र में शामिल होंगे और प्रमुख संबोधन देंगे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री 19 और 20 मार्च को मुंबई में भारतीय उद्योग जगत के दिग्गजों और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन की यह यात्रा भारत और न्यूजीलैंड के बीच सालों पुराने और स्थायी संबंधों को रेखांकित करती है। यह यात्रा सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को ज्यादा मजबूत करने और जन संबंधों में घनिष्ठता बढ़ाने के लिए दोनों देशों की निरंतर प्रतिबद्धता को दोहराती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आज प्रसारित होने वाले लेक्स फ्रिडमैन के साथ बातचीत के अपने पॉडकास्ट साक्षात्कार को सुनने का अनुरोध किया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि उनकी लेक्स फ्रिडमैन के साथ बातचीत शानदार रही है। इस बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी के बचपन, हिमालय में बिताए गए वर्ष और सार्वजनिक जीवन समेत कई अन्य मुद्दों को शामिल किया गया है। रायसीना डायलॉग का 10वां संस्करण कल से नई दिल्ली में शुरू होगा। ये भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लक्सन 17 से 19 मार्च तक आयोजित होने वाले सम्मेलन के 10वें संस्करण का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन में कम से कम 18 देशों के विदेश मंत्री, कई वैश्विक कंपनियों के शीर्ष अधिकारी और विदेश नीति विशेषज्ञ शामिल होंगे। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए कई देश के नेता नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में घाना के विदेश मंत्री सैमुअल ओकुड्ज़-ज़ेटो अब्लाका, क्यूबा के उप प्रधानमंत्री डॉक्टर एडुआर्डो मार्टिनेट डियाज पहुंच चुके हैं। इस सम्मेलन में स्लोवानिया, लग्जमबर्ग, लिक्टेनस्टीन, लातविया, मोल्दोवा, जॉर्जिया, स्वीडन, स्लोवाक गणराज्य, भूटान, मालदीव्स, नॉर्वे, थाईलैंड, एंटीगुआ और बारबुडा, पेरू, घाना, हंगरी और मॉरिशस के विदेश मंत्री भी सम्मेलन में भाग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने महाराष्ट्र में होने वाले विधान परिषद के उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। संदीप दिवाकर राव जोशी, संजय किशन राव केनेकर और दादाराव यादव राव केचे विधान परिषद के उपचुनाव के लिए उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो महाराष्ट्र विधान परिषद उपचुनाव के लिए नामों की घोषणा की जा चुकी है। आइए आगे बढ़ते हैं। ऑस्कर विजेता संगीतकार ए.आर. रहमान को सीने में दर्द की शिकायत के बाद चेन्नई के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रिपोर्ट के अनुसार संगीतकार को ग्रीम्स रोड स्थित अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 58 वर्षीय रहमान को सुबह 7:30 बजे अस्पताल ले जाया गया और उनकी कुछ जांचें की गईं, जिसमें ईसीजी
और इकोकार्डियोग्राम शामिल है। अस्पताल के सूत्रों ने बताया कि उन्हें एंजियोग्राम से गुजरना पड़ सकता है। सूत्रों के अनुसार उन्हें उपचार के बाद दोपहर तक डिस्चार्ज किया जा सकता है। और आइए आप खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के संभल से, जहां शाही जामा मस्जिद के पिछले हिस्से की रंगाई पुताई का काम शुरू हो गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 12 मार्च को अनुमति दिए जाने के बाद रंगाई पुताई का काम शुरू किया जा चुका है। रंग रोगन का काम भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में हो रहा है, जिसे 9 मजदूर अंजाम दे रहे हैं। न्यायालय ने रंगाई पुताई का काम 7 दिन में पूरा करने के आदेश दिए हैं। शनिवार को एएसआई की टीम ने मस्जिद के उन हिस्सों का सर्वे किया जहां रंगाई पुताई का काम किया जाना था। साथ ही संभल जामा मस्जिद पर रमजान के पवित्र महीने के दौरान लाइटिंग का आदेश भी जारी किया गया था। मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी। मानव अंग और ऊतक दान को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में वॉकाथॉन का आयोजन किया गया। वॉकाथॉन अंग और ऊतक दान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाकर जीवन बचाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस वॉकाथॉन में एम्स नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर एम श्रीनिवास समेत कई डॉक्टर और स्टाफ शामिल हुए। एम्स निदेशक डॉक्टर एम श्रीनिवास ने इस मौके पर कहा कि जिन रोगियों का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है वे अच्छा काम कर रहे हैं। एम्स न्यू दिल्ली जो है NIRF रैंकिंग में नंबर 1 है। हम सिटीजन्स को रीच आउट करना चाहते हैं कि आप अपना ऑर्गन प्लेज करें और ऑर्गन डोनेशन करें। दूसरा चीज़ मैसेज हम देना चाहते हैं, आप देखा होगा कि यहाँ के लोग जो रिसिपिएंट्स हैं, जो ऑर्गन डोनेशन ट्रांसप्लांट करके आए हैं, उन लोग फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, काम भी कर रहे हैं और इंटरनेशनल और नेशनल स्पोर्ट्स कंपटीशन में मेडल्स जीत के आए हैं। ये मैसेज हम देना चाहते हैं लोगों को कि आप डोनेट करिए, देश में ऑर्गन्स की बहुत ज़रूरी है। और दूसरा चीज़ है कि आप ट्रांसप्लांट के बाद आप नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं। दोनों मैसेज हम देना चाहते हैं। तेलंगाना के कई जिलों में इस बार गर्मी को जल्दी शुरू होने की वजह से लू की स्थिति बनी हुई है। आदिलाबाद जिले में कल लू का प्रकोप रहा और पारा बढ़कर 40.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। यह सामान्य से लगभग 5 डिग्री अधिक है। वहीं निजामाबाद की बात करें तो कल 39.6 डिग्री सेल्सियस और मेडक में 39.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। हैदराबाद स्थित भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र ने कल एक विशेष बुलेटिन जारी किया। बुलेटिन में बताया गया है कि अधिकतम तापमान में वृद्धि होगी और अगले 2 दिनों के दौरान और अधिक जिलों में लू की स्थिति की संभावना है। अधिकारियों ने आदिलाबाद, जगतियाल, कोमाराम भीम, मेंचेरियल, पेड्डापल्ली और राजन्ना सिरसिला सहित उत्तरी तेलंगाना जिलों में दिन का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस से 44 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान लगाया है। हैदराबाद में कल अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कश्मीर के कई इलाकों में कल बर्फबारी और कुछ अन्य हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा हुई। अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां, पुलवामा, गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम में बर्फबारी हुई। बांदीपुरा जिले के गुरेज, कुपवाड़ा के कुछ इलाकों और घाटी के दूरदराज के इलाकों में भी बर्फबारी की खबर है। कश्मीर के अन्य हिस्सों में हल्की बारिश हो रही है। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने लखनऊ, गुरुग्राम और दिल्ली जैसे कई शहरों में अमेजॉन और फ्लिपकार्ट समेत कई प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अनेक गोदामों पर तलाशी और जब्ती अभियान चलाया है। इस अभियान का उद्देश्य असुरक्षित और अप्रमाणित उत्पादों के वितरण पर रोक लगाना है। BIS ने निगरानी के दौरान पाया है कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, बिग बास्केट के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अनेक अप्रमाणित उत्पाद बेचे जा रहे हैं। हालांकि इन उत्पादों पर BIS चिन्ह अनिवार्य है। यह परीक्षण सुरक्षा और कामकाज के न्यूनतम मानकों के लिए आवश्यक है। BIS के उपभोक्ताओं से ऐसे उत्पादों की सूचना देने के लिए BIS के ऐप का उपयोग करने का अनुरोध किया गया है। यह ऐप उपभोक्ताओं को उत्पाद के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराता है। खबर ग्वालियर से आ रही है। ग्वालियर में कमला राजा अस्पताल में देर रात बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। पुलिस के मुताबिक इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। वहीं आग लगने के बाद प्रसूति वार्ड समेत पूरे अस्पताल से करीब 150 मरीजों को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में स्थानांतरित किया गया है। 2 दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा गया, जिसके बाद आग पर काबू पा लिया गया है। खबर अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की है, जहां 9 महीने से अंतरिक्ष में मौजूद अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर जल्द ही पृथ्वी पर लौटने वाले हैं। उनकी वापसी के लिए नासा का क्रू 10 मिशन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS पर पहुंच चुका है।
ये मिशन फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था, जिसमें 4 नए अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं। इन यात्रियों का काम स्टेशन पर वैज्ञानिक प्रयोगों को आगे बढ़ाना और पुराने क्रू को बदलना होगा। विलियम्स और विलमोर को कुछ महीनों में वापस लौटना था, लेकिन तकनीकी दिक्कतों के कारण वे 9 महीने तक ISS पर ही रुक गए। वे पिछले साल जून में बोइंग स्टार लाइनर से वहां पहुंचे थे, लेकिन सुरक्षा चिंताओं के चलते उनकी वापसी टलती रही। अब स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन कैप्सूल से उनकी वापसी का रास्ता साफ हो गया है। क्रू 10 मिशन में एनी मैकलेन, निकोल एयर्स, ताकुया ओनिशी और किरिल पेस्कोव शामिल हैं। ये चारों ISS में पहुंचकर वहां चल रहे 200 से ज्यादा वैज्ञानिक प्रयोगों और तकनीकी परीक्षणों को आगे बढ़ाएंगे। उनकी मौजूदगी से स्टेशन का संचालन सुचारू रूप से जारी रहेगा और भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों को दिशा मिलेगी। ये मिशन शुक्रवार को फॉल्कन 9 रॉकेट के जरिए सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था और ये बिना किसी रुकावट के गंतव्य तक पहुंच गया है। क्रू 10 मिशन ISS से जुड़ चुका है और अंतरिक्ष यात्री स्टेशन के अंदर प्रवेश करने की प्रक्रिया में है। इसके बाद विलियम्स और विलमोर की वापसी की प्रक्रिया होगी। नासा के मुताबिक विलियम्स और विलमोर अगले हफ्ते तक पृथ्वी पर लौट आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिका ने यमन की राजधानी सना पर एक के बाद एक कई हवाई हमले किए हैं। इस हमले में 24 लोग मारे गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने ये बात कही है कि जब तक ईरान समर्थित हूती विद्रोही अहम समुद्री गलियारे में जहाज़ों पर हमले बंद नहीं कर देते, तब तक वे भारी घातक बल का इस्तेमाल जारी रखेंगे। ट्रंप ने यह भी कहा है कि अमेरिकी युद्धक विमानों ने अमेरिकी जहाज, वायु और नौसेना की संपत्तियों की रक्षा करने और नौवहन स्वतंत्रता को बहाल करने के लिए आतंकवादियों के ठिकानों, नेताओं और मिसाइल केंद्रों पर हवाई हमले किए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी साथ में कहा कि कोई भी आतंकवादी संगठन अमेरिकी वाणिज्यिक और नौसैनिक जहाजों को दुनिया के जलमार्गों पर स्वतंत्र रूप से नौकायन करने से नहीं रोक सकेगा। उन्होंने ईरान को हूती विद्रोही समूह का समर्थन बंद करने की चेतावनी भी दी। हूती विद्रोहियों ने कल शाम अपने क्षेत्र में एक के बाद एक कई विस्फोट किए। और आइए अब बात कर लेते हैं अमेरिका में आए जबरदस्त तूफान की। अमेरिका के कई इलाकों में आए तूफान में कम से कम 26 लोगों की मौत हो गई है। मिसौरी प्रांत राजमार्ग गश्ती दल ने बताया है कि मिसौरी में आए तूफान के कारण 11 लोगों की मौत हो गई है। एजेंसी ने बताया कि कई लोग घायल भी हुए हैं। कंसास हाईवे पेट्रोल ने बताया कि शेरमैन काउंटी में धूल भरी आंधी के कारण हाईवे पर हुए एक हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। अरकानसास के अधिकारी ने कहा कि इंडिपेंडेंस काउंटी में 3 लोगों की मौत हो गई है और 8 काउंटी में 29 अन्य लोग घायल हुए हैं। अरकानसास में 16 काउंटी में मकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचने के साथ साथ बिजली की लाइन और पेड़ गिरने की सूचना मिली है। टेक्सास पैनहैंडल के अमरीलो काउंटी में धूल भरी आंधी के दौरान कार दुर्घटनाओं में 3 लोगों की मौत हुई है। इससे पूर्व मिसौरी प्रांत राजमार्ग गश्ती दल ने बताया था कि मिसौरी के बेकर्सफील्ड क्षेत्र में आए तूफान के कारण कम से कम 2 लोगों की मौत हुई है और कई अन्य घायल हुए हैं। मिसौरी के बटलर काउंटी के कोरोनर जिम एकर्स ने बताया कि शनिवार को सुबह बेकर्सफील्ड से लगभग 177 किलोमीटर पूर्व में एक मकान के तूफान के चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। एकर्स ने बताया कि बचावकर्मी मकान में मौजूद एक महिला को बचाने में सफल रहे हैं। मेयर जोनास एंडरसन ने सोशल मीडिया पर बताया कि अरकानसास के केव सिटी इलाके में 5 लोग घायल हो गए हैं, जहां अगले आदेश तक आपातकाल लागू कर दिया गया है। ओक्लाहोमा के कुछ समुदायों के लोगों को क्षेत्रों से जाने की सलाह दी गई है, क्योंकि राज्य भर में आग लगने की 130 से अधिक घटनाएं सामने आई हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने अपने पश्चिमी सहयोगियों से सुरक्षा गारंटी पर स्पष्ट स्थिति देने का आग्रह किया है, जिसमें अमेरिकी सहायता के साथ यूक्रेनी धरती पर संभावित विदेशी सैन्य टुकड़ी के बारे में भी बात शामिल है। उनकी यह टिप्पणी ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर द्वारा ज़ेलेंस्की सहित अन्य यूरोपीय नेताओं और सहयोगियों के साथ आयोजित एक वर्चुअल बैठक के दौरान आई, जहां स्टारमर ने कहा कि रूस के साथ शांति समझौते की स्थिति में इच्छुक लोगों का गठबंधन यूक्रेन को जमीन, समुद्र और आकाश में सुरक्षित रखने में मदद करेगा। ज़ेलेंस्की ने साथ ही कहा कि हमें उन टुकड़ियों पर खास काम करना जारी रखना होगा जो यूरोप की भावी सशस्त्र सेनाओं की नींव रखेंगी। आगे बढ़ते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने रूस यूक्रेन युद्ध पर वैश्विक नेताओं से एक बड़ी अपील की है। उन्होंने कहा है कि वे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर दबाव बनाए रखें ताकि वे यूक्रेन में युद्ध विराम स्वीकार कर लें। कल एक वर्चुअल बैठक के दौरान अपने भाषण में स्टारमर ने कहा कि पुतिन को या
तो अभी या थोड़े दिनों के बाद बातचीत की मेज पर आना ही होगा। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री ने संकेत दिया है कि युद्ध विराम के लिए पुतिन को कुछ स्पष्ट शर्तें तय करनी होंगी। इसको लेकर स्टारमर ने कहा कि हम बस बैठकर इसके होने का इंतजार नहीं कर सकते, हमें अब ठोस कदम उठाने होंगे। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को सैन्य और वित्तीय सहायता से मजबूत करना आवश्यक है ताकि वह अपनी रक्षा कर सके। 4 दिवसीय दौरे पर बांग्लादेश पहुंचे संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनिस से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने देश के घरेलू मुद्दों और रोहिंग्या की स्थिति पर चर्चा की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने ढाका की सुधार और परिवर्तन प्रक्रिया को लेकर एकजुटता व्यक्त की है। इससे पहले गुटेरेस ने कॉकस बाजार पहुंचकर रोहिंग्या शरणार्थियों और उनकी मेजबानी करने वाले बांग्लादेशी लोगों से मुलाकात की। यूएन महासचिव ने सबको आश्वासन दिया है कि वे फंडिंग कटौती को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के म्यांमार संघर्ष को न रोक पाने पर लोगों से माफी मांगी। इसके अलावा गुटेरेस ने 60,000 रोहिंग्या शरणार्थियों के साथ इफ्तार भी किया। म्यांमार में लोकतंत्र समर्थकों के नियंत्रण वाले एक गांव पर सेना के हवाई हमले में 6 बच्चों सहित 27 नागरिक मारे गए हैं। मांडले पीपल डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता ने कहा है कि सिंगू टाउनशिप के लेट पैन हला गांव में कल हुए हवाई हमले में 30 लोग घायल हुए हैं। मांडले पीपल्स डिफेंस फोर्स म्यांमार के मुख्य विपक्षी दल का समर्थक है। पिछले वर्ष जुलाई में इसने सिंगू शहर पर कब्जा कर लिया था। सैन्य सरकार ने लोकतंत्र समर्थक सशस्त्र पीपल डिफेंस फोर्स और जातीय अल्पसंख्यक गुरिल्ला गुटों के विरुद्ध हवाई हमले अब तेज कर दिए हैं। इन गुटों की दशकों से अधिक लंबे समय से स्वायत्तता की लड़ाई जारी है। गृह मंत्री अमित शाह ने ड्रग की बड़ी खेप पकड़ने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को बधाई दी है। उन्होंने एक्स पोस्ट में कहा है कि ड्रग कार्टेल पर कोई रहम नहीं। मोदी सरकार के नशा मुक्त भारत के निर्माण के अभियान को गति देते हुए 88 करोड़ रुपए की मैथाम्फेटामाइन गोलियां की एक बड़ी खेप जब्त की गई है और इम्फाल और गुवाहाटी क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कार्टेल के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। ड्रग की यह खेप जांच के लिए नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे के दृष्टिकोण के शानदार प्रदर्शन का प्रमाण है। ड्रग्स की हमारी तलाश जारी है। एनसीबी की टीम को हार्दिक बधाई। दिल्ली से खबर आ रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली के मंत्री परवेश वर्मा के साथ सुनहरी पुल, कुशक और बारापुला ड्रेन पर चल रहे काम की समीक्षा की है। तो दिल्ली सरकार इस समय एक्शन मोड में है, जहां दिल्ली के एलजी ने बारापुला ड्रेन पर चल रहे कामों की समीक्षा की और उनके साथ दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी शामिल रही। आगे बढ़ते हुए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में फिट इंडिया कार्निवल का उद्घाटन करने वाले हैं। 3 दिन तक चलने वाले इस फिटनेस और वेलनेस कार्निवल का उद्देश्य फिट इंडिया अभियान के अनुरूप अधिक स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली और साथ ही मोटापा मुक्त राष्ट्र को प्रोत्साहन देना है। इस दौरान रस्सी कूद, क्रिकेट बॉलिंग, स्टेशनरी साइकिलिंग और पंजा लड़ाने जैसे खेलों का आयोजन होगा। उद्घाटन समारोह में युवा कार्य और खेल राज्य मंत्री रक्षा गडसे और अभिनेता आयुष्मान खुराना भी उपस्थित रहेंगे। समारोह में आगामी खेलो इंडिया पैरा गेम्स का प्रतीक चिन्ह और गीत का भी अनावरण होना है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स इस महीने की 20 तारीख से दिल्ली में आरंभ होने वाले हैं। खेलों की खबरों में मुंबई इंडियंस ने विमेंस प्रीमियर लीग का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 रन से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने 3 सीजन में दूसरी बार WPL का खिताब जीता है। वहीं दिल्ली की टीम को लगातार तीसरी बार फाइनल में हार का सामना करना पड़ा है। मुंबई की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 149 रन बनाए। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टीम के लिए सर्वाधिक 66 रन की पारी खेली। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स की टीम निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 141 रन ही बना सकी। मुंबई की ओर से नेट स्काइवर ब्रांट ने 3 विकेट लिए। भारत के पब्लिक ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती को हॉकी इंडिया द्वारा आयोजित हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2024 में अमूल्य योगदान के लिए जमनलाल शर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शनिवार को नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल ने पुरस्कार ग्रहण किया। इस आयोजन में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की को भी पुरस्कार प्रदान किया गया।
इस मौके पर प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष नवनीत सहगल ने कहा कि हॉकी को बढ़ावा देने में प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स ने अहम भूमिका निभाई है। Prasar Bharati, we tried to make hockey reach every nook and corner of this country. You know, as Mr. Jitin Prasad was saying, there is a need for a Grameen hockey league. And we at Prasar Bharati, through Doordarshan and our new OTT network, that is Waves, platform Waves, we are trying to make hockey reach every nook and corner of the country to, you know, encourage not only the players, but also give them honor and respect that they deserve. नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री में जहां भारतीय पैरा खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 134 पदक जीते, तो वहीं इस मंच ने देश के हजारों दिव्यांग बच्चों को आशा की नई रोशनी दी। देखते हैं DD न्यूज की एक खास रिपोर्ट। खेलेगा इंडिया तो खिलेगा इंडिया। देश में खेलों को लेकर बदल रहे माहौल के बीच अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय पैरा खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अभी हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री 2025 में भारत के पैरा खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। पैरा खेलों का यह मंच न सिर्फ पैरा खिलाड़ियों के लिए यादगार रहा, बल्कि उन भारत के तमाम दिव्यांग बच्चों और उनके माता पिता के लिए भी आशा की एक नई किरण के रूप में सामने आया। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के ट्रैक पर अपने सपनों को पंख लगाती ये हैं 7 साल की अम्मू। जन्म से ही दिव्यांग अम्मू की मां प्रीति का सपना उन्हें एथलीट बनाने का है और इसके लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री में अम्मू की मां ने दिव्यांग खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखा तो उनके सपनों की उड़ान और ऊंची हो गई। मैं भी अपने बच्चे को, मेरी बेटी है ये, मैं इसको पैरा गेम में डालना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ लेके आई एक बार देखने के लिए, नॉलेज मिले मुझे कि किस तरीके से यहाँ बच्चे का वर्क करते हैं, कैसे खेलते हैं। तो यहाँ ऐसे ऐसे जो विश्वास ही नहीं होता कुछ कर रहे हैं, मतलब किसी के पैर नहीं है, किसी के हाथ में इतनी प्रॉब्लम है, मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी देखने के लिए मिलती है, मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा वो लोग कर रहे हैं। और मुझे भी थोड़ी उम्मीद जगी है कि हाँ ये भी कुछ कर सकती है। फिर भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया भी मानते हैं कि मैदान पर खेल देखने आए दिव्यांग बच्चे कल खेलों में भारत का परचम लहराएंगे। कई दिव्यांग पहले से ही आ गए हैं कि हमें टूर्नामेंट देखना है। कुछ चेन्नई से आए हैं कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट हमें देखना है। जब उनके अंदर क्रेज है देखने का, वो कल खेलेंगे भी। मैं बिहाफ ऑफ PCI प्रेसिडेंट बहुत खुश हूँ कि जो युवा है, जो डिफरेंटली एबल युवा है, वो अब स्पोर्ट्स की तरफ आना चाहता है, वो देश के लिए मेडल जीतना चाहता है। दिव्यांग खिलाड़ियों के जीवन को सुगम बनाने और उनके लिए काम करने वाली संस्था स्वयं की अध्यक्ष स्मिनु जिंदल ने भी प्रधानमंत्री मोदी के सुगम्य भारत अभियान को आगे ले जाने की बात करते हुए कहा कि अगर खिलाड़ियों के जीवन को सुगम बनाया जाए तो ये हर काम को कर सकते हैं। माननीय प्राइम मिनिस्टर जी ने एक अभियान शुरू किया है, सुगम्य भारत अभियान। उसके अंतर्गत ये चीज़ लोगों में जागरूकता फैली है कि सुगम्यता कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है और पैरा एथलीट्स के लिए ये एक जीवन जीने के लिए एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। ये लग्जरी की बात नहीं है, एक जीवन को जीने की बात है। सरकार और गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी के साथ पैरा खेलों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी देखने को मिली है। जाहिर तौर पर विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री जैसे मंच न सिर्फ खेलों के लिहाज से बल्कि खेलों में युवाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिहाज से भी उतने ही जरूरी हैं। सुशील कुमार की रिपोर्ट, DD न्यूज। इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।